Good morning, dear children. This is the third part of the chapter Federalism. In the previous video, we discussed about the balance of power, coming together federations, holding together federation, and list of jurisdiction, union list, state list, concurrent list, and the residuary list. Now, let's discuss how is federalism practiced. संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. Constitutional provisions या जो संवैधानिक प्रावधान हैं वो ज़रूरी हैं फेडरलिज्म या संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अगर फेडरल एक्सपेरिमेंट, अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना ही नहीं है। The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया में, उसका श्रेय हमको किसको देना होगा? हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक, जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसको। एंड दिस इंश्योर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, respect for diversity and desire for living together became shared ideals in our country. तो इस तरह से जो है, इसी से स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो संघवाद की भावना, विविधता का आदर एंड डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, संग साथ रहने की इच्छा, बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री। ये सब हमारी कंट्री के, हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में इनका स्थापित होना सुनिश्चित हुआ, है ना? Let us look at some of the major ways in which this happened. तो आइए कुछ प्रमुख बातों पर हम गौर करते हैं जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरह से हो पाया ना। Let's look at some of the major ways in which this happened. Linguistic states. भाषाई राज्य. The creation of linguistic states was the first and a major test for democratic politics in our country. भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of the changes. अगर आप मैप देखते हैं इंडिया का, जब इसने अपनी जर्नी एज ए डेमोक्रेसी शुरू की, जब इसने अपनी यात्रा शुरू की डेमोक्रेसी के रूप में 1947 में, और 2019 का मैप जब देखते हैं तब आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से
इतने ज़्यादा परिवर्तन हो गए हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। उस मानचित्र को, उस मैप को देख करके आपको पता चलेगा। एंड मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे, पुराने प्रांत थे, वो वैनिश हो गए हैं, है ना, और विलीन हो गए हैं कहीं, और बहुत सारे नए स्टेट्स का गठन हुआ है, उनका क्रिएशन हुआ है। तो इस तरह से एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। जो भी एरियाज हैं उनकी मतलब जो क्षेत्र हैं उन प्रांतों के, जो भी सीमाएं हैं, और हर प्रांतों के नाम भी बदल गए हैं। In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. 1947 में बहुत सारे जो पुराने प्रांत थे उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया ताकि नए स्टेट्स क्रिएट किए जा सके, नए प्रांतों का गठन हो सके। तो एंड दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे वो एक ही स्टेट में रह सकें। Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, भूगोल और या कि जो वहाँ पर एथनिसिटी थी, जो जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। एंड दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। तो यू कैन सी द इंडिया पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये आपका न्यू मैप है और इसके पहले आप देख सकते हो कि आपका जो पुराना मैप है ये है ना। यू कैन सी द मैप इंडिया इन 1947। 1947 में इंडिया किस तरह से था, यहाँ पर आप देख सकते हो यूनाइटेड प्रोविंसेस, जहाँ पर यूपी है, पहले इसको उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। इसी तरह से जो बीच का पोर्शन है, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया वॉज नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी थी, कहाँ तक थी, और ये जो एरियाज़ हैं ये, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर लाइनिंग बनी हुई है ना। ये नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान था, ये इंटायर सिंध, बलूचिस्तान, NFWP, ग्रेटर पार्ट ऑफ पंजाब एंड बंगाल, भावलपुर स्टेट है ये। अब यहाँ पर इंडिया में आप देख सकते हो कि इंडिया प्रोटेक्टेड स्टेट्स हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, है ना, इनको। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर 1947 के बाद इधर का जो मैप है अभी नया, है ना, यहाँ पर देख सकते हो कि कितना चेंज आ गया है मैप में। वहाँ पर आपने देखा इधर पाकिस्तान का जो एरिया था, सिंध, बलूचिस्तान, ये सब इंक्लूडेड थे इसमें, और अब जो है इधर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंज आ गया है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। When the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country.
जब एक भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की बात की गई तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, है ना। Leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, है ना, जो केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था. But the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. लेकिन हमारा अनुभव, हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत, ज़्यादा यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत भी हुआ. इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है. इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हुआ है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति. A second test for Indian Federation is the language policy. भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई, लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के हुई. Our constitution did not give the status of national language to any one language. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया. हिंदी was identified as the official language. But Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. हिंदी को राजभाषा नहीं माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40%, लगभग 40% इंडियंस की मदर टंग है. और इसीलिए therefore there were many safeguards to protect other languages. अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled languages by the Constitution. तो संविधान में हिंदी के अलावा जो अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है. जो बाकी की 21 लैंग्वेजेस हैं, है ना, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, अनुसूचित भाषा का उनको दर्जा दिया गया हमारे संविधान की तरफ से. संविधान में हिंदी के अलावा बाकी की जो 21 भाषाएं हैं उनको अनुसूचित भाषा का दिया गया, भाषा का दर्जा दिया गया. केंद्र सरकार या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस. अब ये जो लैंग्वेजेस हैं, केंद्र सरकार के किसी भी पद का जो उम्मीदवार है, कोई भी कैंडिडेट है ना, इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है. States to have their own official languages. तो अब ये जो भी कैंडिडेट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन के लिए, कोई भी जो कि परीक्षा दे रहा है ना, वो कोई भी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस. स्टेट्स की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं. तो राज्यों का या जो मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स. तो जिसमें कि राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी ही राजभाषा में होता है. स्टेट्स का जितना भी काम होता है ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है उनकी. अनलाइक श्रीलंका,
the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. श्रीलंका के विपरीत हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया, बहुत ही उन्होंने कॉशियस एटीट्यूड अपनाया। According to the constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965. संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. लेकिन बहुत सारे जो गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो भी स्टेट्स थे उन्होंने डिमांड किया कि states demanded that the use of English continue, कि अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो जारी रखा जाए। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टू के वायलेंट फॉर्म, तमिलनाडु में ये जो मूवमेंट था इसने बहुत ही ज़्यादा हिंसक रूप ले लिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पजेज। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। And many critics think that this solution favored the English speaking elite. अब बहुत सारे जो critics हैं या बहुत सारे जो आलोचक हैं, है ना, उनका मानना था कि इस समाधान से जो अंग्रेजी भाषी लोग थे, है ना, उनको लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of the government of India. तो इस तरह से राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत की नीति बनी हुई है। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on states where people speak a different language. तो बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और दूसरी भाषा बोलते हैं। The flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in. भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने, इसी की वजह से हमारी कंट्री में श्रीलंका जैसी सिचुएशन नहीं आने पाई। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, सेंटर स्टेट रिलेशंस और केंद्र राज्य संबंध। Restructuring the center-state relations in one more way in which federalism has been strengthened in practice. तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का ये उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है, किस तरह से फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हुआ है। How the constitutional arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी,
ये ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units. काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यावहारिक मतलब ये था कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब as and when the ruling party and the state level was different, the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the states. जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties, and this undermined the spirit of federalism. तो उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे उनका मिसयूज करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। जो राइवल पार्टीज थी उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी, है ना, उनको डिसमिस कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था, है ना। दिस अंडरमाइंड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। All this changed significantly after 1990. 1990 के बाद से ये स्थिति काफ़ी बदल गई। This period saw the rise of regional political parties in many states of the country. तो इस तरह से ये जो पीरियड था, इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। This was also the beginning of the era of coalition governments at the central level. तो इस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और यही दौर, इसी टाइम केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई। यही वो टाइम था, है ना। ये ऐसे युग की शुरुआत थी जो कि कोएलिशन गवर्नमेंट था। कोएलिशन गवर्नमेंट की इरा की बिगिनिंग हो रही थी केंद्र में, सेंटर में। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी इन द लोक सभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन अलायंस with many parties including several regional parties to form a government at the center. क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां थीं उनको क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state governments. तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक नई कल्चर पावर शेयरिंग की, और इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो ऑटोनोमी है उनके लिए रिस्पेक्ट,
है ना, वो पनपी वो यहाँ पर शुरू हुई और देखने को मिली. एंड दिस ट्रेंड वाज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in an arbitrary manner. इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला, एक सपोर्ट मिला. इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया, है ना. द सुप्रीम कोर्ट that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. मनमाने ढंग से वो जो है डिसमिस नहीं कर सकती थी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force. तो इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी जो पावर शेयरिंग है, संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फेडरल पावर शेयरिंग पहले से, जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया उससे. Okay, now let's see on the next page the box of linguistic diversity of India. भारत की भाषाई विविधता. How many languages do we have in India? The answer depends on how one counts it. भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं. The latest information that we have is from the Census of India held in 2011. इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है. एंड दिस सेंसस रिकॉर्डेड मोर देन 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस विच पीपल मेंशन्ड एज देयर मदर टंग्स. तो ये इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था. These languages were grouped together under some major languages. तो इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, इनको ग्रुप कर दिया जाता है कुछ मेजर लैंग्वेजेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी. तो इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ ग्रुप किया जाता है, समूहबद्ध किया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के साथ जोड़ दिया जाता है, हिंदी के अंदर उनको जोड़ लिया जाता है. तो even after this grouping, the census found 121 major languages. तो ऐसी ग्रुपिंग के बाद भी, ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं. Of these 22 languages are now included in the 8th schedule of the Constitution of the Indian Constitution and are therefore called scheduled languages. तो इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है. Others are called non-scheduled languages और दूसरी भाषाओं को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं.
In terms of languages, India is perhaps the most diverse country in the world. भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है. The most diverse country in the world. A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of our population. तो साथ लगी सूची को देखने पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% Indians. तो सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है. सिर्फ 44% लोगों की ही मदर टंग है, मदर लैंग्वेज. अगर यहाँ पर हम कहते हैं if we add to that all those who knew Hindi as their second or third language, the total number was still less than 50% in 2011. अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में ये संख्या 50% से कम ही थी. जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, as for English, only 0.2% Indians recorded it as their mother tongue. अगर हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था. Another 11% knew it as a second or थर्ड लैंग्वेज. और इसके अलावा दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर लगभग 11% लोग इसे जानते थे. रीड दिस टेबल केयरफुली बट यू नीड नॉट मेमोराइज इट. जस्ट डू द फॉलोइंग. इस सूची को आप गौर से देखिए, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये काम करने हैं. Make a bar or pie chart on the basis of this information. आपको क्या करना है कि इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाना है. Prepare a map of linguistic diversity of India by shading the region where each of these languages is spoken on the map of India. भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए, एक मैप बनाइए, और इस मैप में जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो विभिन्न इलाके हैं, उनको आप शेडिंग करिए, अलग अलग कलर से अलग अलग रंग भरें और उसमें दिखाएं कि उन इलाकों में, उन रीजन्स में लोग कौन सी भाषा बोलते हैं. फाइंड आउट अबाउट एनी 3 लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन इंडिया बट आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल. तो ऐसी 3 भाषाएं आप ढूंढिए जिनको भारत में बोला जाता है पर जो इस सूची में नहीं है. Now these are the scheduled languages of India. You can see the list. भारत की अनुसूचित भाषाएं. Language and proportion of speakers. Language means इधर भाषाएं हैं, भाषा दी गई है, और इधर जो है बोलने वालों का अनुपात है. Proportion है speakers का परसेंटेज में. अब इधर आप देख सकते हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कितनी परसेंट जो स्पीकर्स का प्रपोर्शन है ना, कितने परसेंट स्पीकर्स बोलते हैं ये लैंग्वेज, ये प्रपोर्शन में दिया गया है यहाँ अनुपात में. असमीज 1.26%,
और बांग्ला 8.3% है, बोडो इसी तरह से। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, प्रपोर्शन जो है परसेंटेज का, वो हिंदी का है, जो कि 43.63% है ना। सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो वो भी 50% लोग नहीं बोलते हैं हिंदी, सिर्फ 43.60% लोग ही हिंदी बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेट्स कम to the next page. Let's revise. Read the following excerpts from an article by noted historian Ramachandra Guha that appeared in the Times of India on November 1, 2006. तो प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। ये आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC was implemented exactly 50 years ago on November 1, 1956. राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। एंड दिस इन इट्स ओन टाइम एंड ओन वे हैज आल्सो ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ ऑफ द नेशन। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces. These based on the principle of language. गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। However, when India was finally freed in 1947, it was also divided. और पर जब 1947 में, जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। Now, partition was the consequence of a primordial attachment to one's faith. How many more partitions would that other primordial loyalty, language lead to? So ran the thinking of Nehru, Patel and Rajaji. विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। आस्था की एक ऐसी ही चीज, भाषा, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में ये सवाल कौंध रहा था। Far from undermining Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. It has proved to be perfectly consistent to be Kannadiga and Indian, Bengali and Indian, Tamil and Indian, Gujarati and Indian. To be sure, these states based on language sometimes quarrel with and one another. बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। While these disputes are not pretty,
They could in fact have been far worse. जबकि ये विवाद सुखद तो नहीं है, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते. It is the formation of linguistic states that has allowed India to escape what might have been a worse fate still. If the sentiments of the native speakers of Telugu, Marathi, etc., all had been disregarded, what we might have here was one language, 14 or 15 nations. भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया. अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती. एक भाषा और 14-15 राष्ट्र. Take the example of your own state or any other state that was affected by linguistic reorganization. अपने राज्य या किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ हो. And write a short note for or against the argument given by the author here on the basis of that example. और फिर यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरणों के साथ आप उस पर टिप्पणी लिखिए, है ना. आप एक शॉर्ट नोट लिखिए अगेंस्ट में या फेवर में, ये जो भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दिया है उस बेसिस पर. ओके चिल्ड्रन, नाउ that's all for today. We will discuss our next topic in the next class, in the next video. Thank you everyone.